नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका 5 बजे तक की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं प्रशांत पांडे और इस वक्त की सबसे बड़ी आपको खबर बता दें, 5 राज्यों की पुलिस को करीब 150 घंटे से ज्यादा वक्त तक चकमा देने के बाद कानपुर का कुख्यात अपराधी विकास दुबे आखिरकार पकड़ा गया। 8 पुलिस वालों की शहादत का मुख्य आरोपी विकास दुबे आज सुबह मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार हुआ। बताया जा रहा है कि विकास दुबे आज सुबह महाकाल मंदिर में दर्शन करने पहुंचा था। दर्शन के दौरान मंदिर के सुरक्षा गार्ड ने विकास दुबे को पहचान कर पकड़ लिया। इस बीच उज्जैन के डीएम यानी जिलाधिकारी आशीष सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। आशीष सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के 2 वकीलों ने हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की मदद की है। ऐसे में विकास दुबे की गिरफ्तारी पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल कि कुख्यात अपराधी विकास दुबे के सरेंडर का पूरा सच क्या है, क्योंकि पहले तो हम देख कि पुलिस वालों की भूमिका सामने आती है और अब वहां के जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कह दिया है कि उत्तर प्रदेश के 2 वकीलों ने उसकी मदद की है। इसके अलावा कुख्यात अपराधी विकास दुबे के सरेंडर के बाद जो सबसे अहम बात है वो है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में ये जो सरेंडर का पूरा ड्रामा हुआ, आखिर ये क्या प्लानिंग थी। तीसरा सवाल, सरेंडर करने वाले ड्रामे का आखिर डायरेक्टर कौन था करता धरता, क्योंकि अकेले विकास दुबे इतना षड्यंत्र रचे, इतनी उसमें हिम्मत नहीं जिस तरह से उस पर इनाम घोषित था, जिस तरह से दबिश बनी हुई थी। चौथा सवाल, विकास दुबे कानपुर से उज्जैन कैसे पहुंचा। और इस खबर पर उज्जैन से हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा और फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं आलोक रंजन साहब। आप हैं पूर्व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सबसे पहले रुख करेंगे हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा का। हेमंत, सवाल यह उठता है कि बहुत सारी थ्योरीज सामने आ रही हैं इस पूरे सरेंडर की। कहा जा रहा है कि मंदिर के अंदर उसे गार्ड ने पहचाना। अब बातें सामने आ रही हैं कि शायद बाहर ही किसी ने उसे पहचान लिया था, इसकी इत्तला हुई और बहुत ही कोऑर्डिनेशन के साथ इसे पकड़ा गया। पूरी कहानी आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये जिस दुकान पर पहुंचा था, हार फूल माला की दुकान थी, वो उस दुकान पर ये पहुंचा और उस दुकान पर इसने जाकर मंदिर में एंट्री का रास्ता पूछा, किस प्रकार से अंदर दर्शन होते हैं, उसकी पूरी जानकारी उस दुकानदार से ली। उस दुकानदार ने उसके सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा हुआ था और सोशल मीडिया पे वो लगातार फोटोज देख रहा था, तो उसमें इसको इसका फोटो दिखा था जो अपराधी है। तो इस अपराधी का उस फोटो के जरिए उसको क्लिक हुआ था। उसने कुछ देर पहले ही उस फोटो को देखा था, उसके बाद भी वो पहचान पाया। उसने तुरंत वहां के लोकल जो पुलिसकर्मी हैं जो उनके संपर्क में रहते हैं उसको कॉल कर पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद में एग्जिट गेट पर दर्शन करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ आलोक रंजन साहब भी जुड़े हैं, पूर्व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सवाल सबसे बड़ा इस वक्त यही है कि पहले हम देखते हैं विकास दुबे के मामले में पुलिस वालों के तार जुड़ते हैं, पुलिस की मदद की बात सामने आती है और अब उज्जैन के डीएम ने यह दावा किया है कि वकीलों ने मदद की। क्या वाकई इस तरह से तंत्र बेकार हो चुका है, इस तरह से सड़ चुका है कि एक अपराधी की इस तरह से मदद की जाती है, वो भी सिस्टम के अंदर के लोग उसकी मदद करते हैं? हाँ देखिए, ये बहुत ही गंभीर घटना है। मैं तो समझता हूँ इससे ज्यादा गंभीर घटना हो नहीं सकती। और 8 पुलिस वालों की शहादत हो गई, हमारे बहादुर पुलिस वालों की, जिन्होंने जाके वहां पे दबिश दी, उनकी शहादत हो गई। तो क्रिमिनल को पकड़ने गए थे और उनकी शहादत केवल इसलिए हो गई कि उनके ही साथियों ने, पुलिस कर्मियों ने, वो उस क्रिमिनल से मिले हुए थे और उन्होंने उसको सूचना दे दी, उसको तैयार करा दिया इस बात के लिए, जिससे उसने 8 पुलिस वालियों को की जान दे दी। मैं समझता हूँ बहुत ही ये संगीन घटना है और ये एक ऐसी चीज है, ये दिखाती है कि पुलिस में काफी अधिकारियों तक जो है ये क्रिमिनल्स की जो है पहुंच जो है पहुंच चुकी है, जो कि एक बहुत ही शर्मनाक बात है कि जो लोग रक्षा करना है, जिनका कर्तव्य है जनता का, अगर वही क्रिमिनल के साथ मिल जाते हैं तो फिर जनता के कैसे रक्षा हो पाएगी और कैसे उनके हितों की रक्षा हो पाएगी। तो ये एक छोटी घटना नहीं है, बड़ी बड़ी घटना है। और इसमें ये भी अभी क्लियर नहीं है कि इसके तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं। खाली वहाँ के एक एसओ विनय तिवारी या वहाँ के एक सब इंस्पेक्टर हैं या वहाँ के एसएसपी या वहाँ के और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं या समाज में और कौन से लोग इसमें शामिल हैं, ये सब चीज का खुलासा होना बहुत आवश्यक है।
और इसके लिए मैं समझता हूँ कि इसकी एक बहुत गहन और स्वतंत्र रूप से जांच होनी चाहिए कि पता चले कौन कौन शामिल हों, जिससे पर्दाफाश होने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके और एक तरीके के लिए आगे के लिए भी एक नजीर बन जाए। और मैं समझता हूँ कि इसमें तो एक उत्तर प्रदेश शासन को भी और भी जगह सब चेक करके देख लेना चाहिए कि कहीं और प्रदेश में तो ऐसा नहीं है कि क्रिमिनल्स और पुलिस में इस तरीके का नेक्सस चल रहा है। तो इसकी पूरी पड़ताल करके, ऐसा नहीं है कि पता नहीं लग सकता, बिल्कुल पता लगा सकता है। और पता लगाने पर ऐसे पुलिसकर्मी जो हैं उनको तो सीधे सेवा से बर्खास्त करना चाहिए जो कि क्रिमिनल के साथ मिले हुए हैं और अपने ही पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करा देते हैं, उन्हीं को मरवा देते हैं, उन्हीं के साथ कार्रवाई करा लेते हैं। ये बड़ी ऐसी घटना है। बिल्कुल। आलोक रंजन साहब, आप बड़े लंबे वक्त तक आपने बहुत करीब से देखा है उत्तर प्रदेश के इस तंत्र को, और इसके साथ ही हम ये भी बातें सुनते रहे हैं और जानते रहे हैं कि ट्रांसफर, पोस्टिंग और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर इस तंत्र पर सवाल उठते रहे हैं। क्या ऐसे लोग जो आपराधिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते हैं, वो चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे अपने प्रभुत्व का इस्तेमाल करें, या फिर वो बड़े बड़े लोगों तक पहुंच जो बनाते हैं, एक नेक्सस बनाते हैं, इन सब के दबाव और इन सब के घेरे में ये पुलिस तंत्र के कमजोर लोग आ जाते हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ये आ जाते हैं। और यही है कि भ्रष्टाचार की नींव यहाँ से पैदा हो जाती है कि कहीं वो लालच देके या कुछ देके इन पुलिस वालों को जो है अपने स्तर पे अपने काबू में कर लेते हैं। ये बात सामने आ जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा हो, ऐसी चीजें सामने आती रही हैं। लेकिन ये बहुत ही संगीन घटना है कि इतनी ज्यादा ये कि 8 पुलिसकर्मियों की जान चली गई और पूरी तरीके से पुलिस वाले ने सूचना देके ऐसी घटना करवा दी। तो ये विकास दुबे की भी इतनी हिम्मत ऐसे अपने आप में नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं इसके भी तार बहुत ऊपर तक कहीं ना कहीं जुड़े हैं। अब ये वही मैंने कहा कि इसमें बड़ी गंभीर जांच की आवश्यकता है। पता चले भाई किस किस से मिला हुआ है, किससे नहीं मिला हुआ है, और जो भी लोग इसमें शामिल हों तो जांच के परिणाम के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त से सख्त उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जेल भेजा जाना चाहिए। नौकरी में है तो उनको डिसमिस किया जाना चाहिए सर्विस से। ये बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल। आलोक जी, एक ऑब्जर्वर के तौर पर अगर हम देखें तो क्या फिल्टर जरूरी है? उत्तर प्रदेश पुलिस, वहां के शासन पर ये सवाल पहले भी उठते रहे, लेकिन बीच में एक हम देख रहे थे कि बहुत ही दावे किए जा रहे थे और ये तमाम बातें भी नजर आ रही थी कि बहुत ही सख्त हो गया है रवैया पुलिस का। इसके साथ ही जो शासन है वो भी बहुत निगाहें रखे हुए। लेकिन इन जड़ों में भी अगर विकास दुबे जैसे लोग पनप रहे हैं तो ऐसे कितने होंगे, ये अब सवाल बड़ा उठता है। बिल्कुल उठता है। और इससे ये लगता है कि जैसे ये विकास दुबे ऐसा नहीं है कि पूरे उत्तर प्रदेश, इसका मतलब ऐसे और भी लोग क्रिमिनल होंगे इस जगह पर। तो मेरे ख्याल एक पूरा अभियान इसमें जरूर शासन द्वारा छेड़ा जाना चाहिए कि ऐसे क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें देखें। बिल्कुल बिल्कुल। आलोक जी, जाहिर सी बात है कि आज के दौर में जिस सूचना क्रांति और टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीजें मददगार हैं किसी सिस्टम को बेहतर तरीके से काम करने में, वहां पर एक व्यक्ति कानपुर से नोएडा, नोएडा से उज्जैन इतनी रोमिंग कर लेता है, हैरान नहीं करता ही? ये हैरानियत है। और इससे लगता है कि वो काफी लोग उसको संरक्षण दे रहे हैं, मतलब पुलिस में भी हुए और लगता समाज में भी कई जगह से उसको कहीं जगह से संरक्षण जो है वो मिलता जा रहा है। नहीं तो वो इतना ऐसा नहीं होता कि इतने दिन वो बचता निकलता जाता और जाके उज्जैन में पता नहीं सरेंडर हुआ कि अरेस्ट हुआ, ये तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन जो भी हुआ तो घटनाक्रम से लगता है कि बड़े आराम से वो निकलता चला आया इतने दिन से। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हमसे खास बातचीत करने का आलोक रंजन जी। और जाहिर सी बात है कि एक साफ इशारा, चूंकि ब्यूरोक्रेसी से बहुत ही अंदर तक जुड़े रहे हैं आलोक रंजन, उनका साफ तौर पर इशारा कि बहुत फिल्टर करने की जरूरत है और इन लोगों को कौन संरक्षण दे रहा है उनके नाम सामने आना बहुत ही आवश्यक है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हेमंत शर्मा भी लगातार जुड़े हुए हैं। हेमंत, अब सवाल उठता है कि आगे की जो कार्रवाई है या उत्तर प्रदेश पुलिस को जो हैंडओवर है, कानूनी दांव पेच जो हैं, ये सब किस दिशा में जा रहे हैं? हाँ, देखिए अभी जो आरोपी है इसका मेडिकल कराने के बाद में इसे कुछ ही देर में अभी कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद में जो मजिस्ट्रियल जो भी कार्रवाई होगी वो करने के बाद में इसे यूपी पुलिस को सुपुर्द किया जाएगा। इससे मध्य प्रदेश पुलिस ने काफी जानकारियां हासिल करने की कोशिश की, पर ये लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा। मध्य प्रदेश पुलिस को इसने काफी गुमराह किया है, जिससे हमने सीएसपी से बात करी। सीएसपी का कहना है कि हम उससे जब पूछ रहे थे कि रात में कहाँ रुका है तो उसने किसी के घर का पता बताया। जब उस घर पर जाकर पूछताछ की तो उन्होंने इसे पहचानने से इनकार कर दिया। इसके बाद में ये बात सामने कि 2 वकीलों को लेकर ये आया था। उन वकीलों को अभी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया हुआ, उनसे पूछताछ जारी है, लेकिन उन वकीलों का ये कहना है कि वो अभी इसको नहीं जानते हैं। इसके बाद से एक मोबाइल बरामद हुआ है। इस मोबाइल के माध्यम से पुलिस उन लोगों तक पहुंचने में जरूर कामयाब होगी जिनके संपर्क से ये यहाँ तक पहुंचा है।
बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत, आप निगाह बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे इस बारे में ताज़ा अपडेट्स लेते रहेंगे। और इस पूरी घटना ने पुलिस का जो तंत्र है, जो सड़ चुका है, उसकी तमाम परतें खोल दी हैं। और अब दो वकीलों का, उत्तर प्रदेश के दो वकीलों का नाम सामने आना बहुत हैरानी पैदा करता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में कोरोना वायरस की हालत लगातार भयावह होती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 24,879 मामले सामने आए हैं। साथ ही 487 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 7,67,296 हो गई है। इसमें से 4,76,378 मरीज रिकवर हो चुके हैं, जबकि 21,129 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वजह से अब देश में एक्टिव केसों की जो संख्या है वो 2,69,779 है। और दवाओं की कालाबाजारी और कोरोना की जो तमाम दवाओं के बारे में बातें सामने आ रही हैं, उन सब के बीच एक सवाल उठता है कि ये कालाबाजारी आखिर कैसे हो रही है। इस पर आज शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फायदा, हमारा विशेष कार्यक्रम, एक विशेष चर्चा देखना मत भूलिए। जान पर भारी दवा की कालाबाजारी, आज शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फायदा में। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना संकट से ठप पड़ी इकोनॉमी में रिकवरी के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 में पीएम ने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी के रिवाइवल में भारत की अहम भूमिका होगी। पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल कंपनियों के लिए भारत ने रेड कारपेट बिछा रखे हैं और देश निवेश के लिए आकर्षक केंद्र बना है। India is fighting a strong battle against the global pandemic. With an increased focus on people's health, we are equally focused on the health of the economy. We are making the economy more productive, investment friendly, and competitive. India remains one of the most open economies in the world. We are laying a red carpet for all global companies to come and establish their presence in India. और विनिवेश के टारगेट को पूरा करने के लिए सरकार गार्डन रिच एंड शिप बिल्डर्स का ओएफएस लाने की तैयारी कर रही है। जी बिजनेस को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि सरकार कंपनी में ओएफएस के जरिए 10% हिस्सा बेचेगी। और एक बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव खबर जी बिजनेस की, आपको बता दें कंपनी में 10% हिस्सेदारी अपनी सरकार बेचेगी। गार्डन रिच एंड शिप बिल्डर्स का ओएफएस सरकार लाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही हैं जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। स्वाति, एक बड़ी खबर है और जाहिर सी बात है इसमें और भी जानकारियां होंगी, आपसे पूरी डिटेल चाहेंगे। जी, जहां तक ऑफर फॉर सेल की बात करें तो हमें सूत्र बता रहे हैं लगातार सरकार की एक प्रक्रिया जारी है, किस तरह वो बड़े कंपनीज जहां पर उनकी स्टेक बहुत ज्यादा है वो कम करते जाए। तो अगली कंपनी जो सरकार की लिस्ट में है वो है गार्डन रीच एंड शिप बिल्डर्स। आप जानते हैं ये कंपनी डिफेंस की एक बड़ी कंपनी है और सरकार इसमें कोशिश कर रही है कि कम से कम 10% स्टेक कम किया जाए इस कंपनी में। और इसके लिए कंपनी में उन्होंने बैंकर्स भी नियुक्त करने की एक डेट जारी की है। इनफैक्ट कल 10 जुलाई को उनके लीगल एडवाइजर्स और ट्रांजैक्शन एडवाइजर अपॉइंट हो जाएंगे। बिड्स बुलाई गई हैं। तो 10% सरकार की पूरी योजना है कि इस कंपनी में ओएफएस के थ्रू स्टेक सेल की जाए। 74% के करीब उनके यहाँ पर स्टेक है और 10% कम करने की योजना बहुत जल्द ही इस पर कार्य शुरू हो गया है। तो गार्डन रीच एंड शिप बिल्डर्स ये कंपनी है जिसका ओएफएस आने वाला है। एक और कंपनी जिसकी आप बात करें, आज हमने मैनेजमेंट भी बुलाया, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जी हाँ, इस कंपनी में भी सरकार 15% स्टेक कम करने जा रही है ओएफएस के जरिए और इसके लिए भी बैंकर्स की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। ये हमें आज कंपनी के CMD ने भी आके कंफर्म किया और उन्होंने भी ये बताया कि बहुत जल्दी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 3 कंपनियां फोकस में हैं और आप देखिए सरकार ने कहा है कि जो जहां जहां उनको ओएफएस लाना है, ये बड़ी कंपनीज जहां पर उनका स्टेक ज्यादा है वहां कम करने की प्रक्रिया
पूरी तरह चालू हो गए और अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे स्वाति इस अहम जानकारी के लिए। इधर रेडियो का सबसे कड़क शो आने वाला है आपके फेवरेट रेडियो सिटी पर। चलिए सबसे पहले देखते हैं इस कड़क शो का सुपर कड़क ट्रेलर और इसके बाद मिलवाएंगे शो से जुड़ी एक बेहद खास शख्सियत से। वेलकम टू द कड़क शो। रेडियो सिटी की नई पेशकश सुबह 7 से 11 मेरे यानी सलील के साथ एक कड़क शुरुआत, कड़क चाय, कड़क टॉपिक्स, कड़क बात, सीधी बात, यही रेडियो सिटी 91.1 पर। याद रहे सुबह 7 से 11। तो दोस्तों मेरे दिल ने तो इस शो के लिए पूरी अंगड़ाई ले ली है, लेकिन ये अंगड़ाई मिटाने के लिए चाहिए कड़क चाय और कड़क चाय के साथ कड़क चर्चा। कड़क ट्रेलर आपने देख लिया, लेकिन इस कड़क ट्रेलर की असली पिक्चर तो अभी बाकी है। और क्या होगा इस शो में खास बताने के लिए खुद मौजूद हैं इस शो के कर्ता धर्ता आरजे सलिल आचार्य। सलिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। बिग फैन यार, आपको सुना भी है कई मंच पर, लाइव देखा सुना दोनों हैं और आपके आइडियाज हमेशा से धमाल रहे हैं। अब कड़क चाय के साथ कड़क बात, और तो और सीधी बात, वो भी रेडियो पर, क्योंकि बातें होती हैं लेकिन सीधी बात रेडियो पर कम होती है। ऊपर से नाम आपने रख दिया है कड़क, तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ कहानी होगी इस नाम के पीछे। बिल्कुल प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। और जैसे कि आपने बोला कि रेडियो पर सीधी बात कई बार नहीं बोल पाते थे लोग, घुमा फिरा के बोलना पड़ता था, लेकिन आई थिंक समय काफी बदल चुका है और काफी लोग आज स्ट्रेट टू द पॉइंट आना चाहते हैं। जिस तरह डिजिटल अब आपकी लाइफ में आ चुका है, जिस तरह टीवी ऑलवेज आपकी लाइफ में था, अब वैसे ही हम चाह रहे हैं कि एकदम रियल बातें सबके साथ करें। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो मैं बोल दूंगा गड़बड़ हो रही है। और अगर पहले की तरह क्या हम बोलते थे कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, कहीं सुनी बातें आ रही हैं, ऐसी बातें नहीं होने वाली है। तो चाहे वो फिल्म रिव्यूज हो जहां पे कड़क बात अगर बोलनी है 0 स्टार देना है तो हम 0 स्टार दे देंगे। तो आई थिंक यही बात है कि सच्चाई के रास्ते में मैं चलना चाहता हूं, क्योंकि लोग जो है वो कुछ भी फलाना नॉनसेंस नहीं सुनना चाहते हैं। 3-4 महीने 5 महीने घर बैठ के अब वो रियली क्लियर बात सुनना चाहते हैं, और तभी कड़क शो का निर्माण हुआ। बिल्कुल। और सलिल, आपने बॉलीवुड का जिक्र किया और बहुत वेल कनेक्टेड हैं आप बॉलीवुड से। रेडियो हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, हर जगह ऑडियंस आपको सुनना पसंद भी करती है, आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। तो क्या कड़क में, जैसे आपने जिक्र किया कि रिव्यूज टू द पॉइंट होंगे, क्या और खास होने वाला है बॉलीवुड के लिहाज से? एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले अगर बॉलीवुड की बात करें तो आजकल लोग सिर्फ सुर्खियों में ज्यादा चीजें जा रहे हैं। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी आ रही हैं, बहुत सारे नजरिए आ रहे हैं, और क्योंकि मेरे ख्याल से लोगों का ज्यादा समय है लिखने के लिए, तो इसलिए वो ट्विटर पर चले जाते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। तो मेरा ये मानना होगा और ये कहना होगा कि मैं असली दोस्तियां रखता हूँ काफी सारे बॉलीवुड लोगों के साथ, और उसकी वजह से जो रियल बातें होंगी वो सामने लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और कहीं सुनी बातों पर हम लोग बिल्कुल भी विश्वास नहीं करने वाले हैं, और कड़क का यही प्लान है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ लोगों की निंदा करने वाले हैं। अगर जो लोग अच्छा कर रहे हैं और जो अच्छी चीजें कर रहे हैं तो मैं बहुत खुश हूं। जैसे हाल ही में अब अभिषेक बच्चन आने वाले हैं बड़े छोटे पर्दे पर ऑन दी OTT प्लेटफॉर्म। वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी। मैंने उनसे बात की, उन्होंने बोला कि यार अभी मेरी लाइफ में बच्चे, घर का काम ही ज्यादा हो गया था, तो उसको दूर करके वी वांट टू गो स्ट्रेट ऑन टू द OTT प्लेटफॉर्म। तो ऐसी रियल बातें मैं बहुत करने वाला हूं आने वाले कुछ दिनों में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ। बिल्कुल, बहुत इंतजार हो रहा है। जैसा आपने कहा कि एक तरह की रियल बातें हमें आपको सुनने को मिलेंगी, और बॉलीवुड में ये कमी होता है। लेकिन मौजूदा वक्त में जो चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह से इस पूरी दुनिया के लिए सिचुएशन में अपने आप को बदलना हर रोज़ बहुत ही चैलेंजिंग है, लोगों की आदतें बदल रही हैं। रेडियो सिटी में जिस बदलाव को लेकर आप आ रहे हैं, उसमें होप और पॉजिटिविटी की कितनी गुंजाइश है, और इसके बारे में क्या कुछ होने वाला है? एक्चुअली मुझे लगता है कि लोग पॉजिटिव ही हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत में ऑप्टिमिज्म बहुत हाई रहता है लोगों के बीच में। पहले कई बार लोग बोल सकते हैं थोड़ा फुलिश भी रहते हैं लोग, क्योंकि लोगों को जैसे आज भी लगता है कि उनको कोरोना नहीं हो सकता, कोरोना सिर्फ कमजोर लोगों को होता है। हालांकि आपके कुछ देर पहले भी आंकड़े आ रहे थे, लोग इसका चर्चा जरूर करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं लगता कि उनको ये होने वाला है। तो आई थिंक हम लोग इनहेरेंटली बड़े पॉजिटिव हैं, और भारतीय लोग ऐसे ही होते हैं। जैसे कि मैं अभी क्रिकेट भी देख रहा था, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का हो रहा है, तो हम तो वैसी चाल से देख रहे हैं, बेशक ऑडियंस में कोई नहीं बैठा है वहां, तो ऐसी ही पॉजिटिविटी मेरे शो पर भी होगी।
हम जानते हैं माहौल कैसा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग क्रिकेट नहीं देख रहे हैं, ये नहीं है कि हम लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नहीं देख रहे हैं। गुलाबो सिताबो जब आई थी उसको भी हमने देखा। तो हमारी लाइफ अब ये एडजस्ट हो रही है। अभी 5 महीने में 3-4-5 महीने और लगेंगे, लेकिन एडजस्ट होने के बाद वी आर गोइंग टू बी इन वेरी पॉजिटिव स्पेस। स्टॉक मार्केट भी कूद ही रहा है, तो मुझे लगता है कि भारतीय लोग जो हैं उनके अंदर ही पॉजिटिविटी की भावना है और हम भी वो आगे लेके आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और वाकई ये जो पॉजिटिव अप्रोच है वो बहुत जरूरी है। लेकिन सलील, जब रेडियो की बात आती है, जब रेडियो का जिक्र आता है तो कान खड़े हो जाते हैं और हमेशा लोग चाहते हैं कि उन्हें क्या नया सुनने को मिलेगा। तो कड़क में क्या नया सुनने वाला है या कड़क सुनने को क्या मिलने वाला? एक ऐसा कैरेक्टर हमारे शो पर आने वाला है, मेजर पक्षी। और वैसे तो पीटी टीचर है, अपने आप को मेजर समझते हैं, लेकिन एक्चुअली वो रियल बातें सबको समझाने वाले हैं। तो जो बातें शायद मैं ना कह सकूं एज सलील आचार्य, हमारे जो मेजर स्लैश पीटी टीचर है वो आने वाले हैं। और मैं इस बार एक्चुअली रेडियो के साथ में डिजिटल का भी काफी इस्तेमाल करने वाला हूं। और हर फ्राइडे को एक बड़ा वीडियो भी रिलीज होगा रेडियो सिटी पर, जहां पे हम लोग पूरे हफ्ते की जो गई हुई बातें हैं वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी दिखाएंगे। तो इस बार प्लान ये है कि रेडियो के साथ साथ हम डिजिटल का भी साथ साथ इस्तेमाल करें, ना कि अकेले अकेले इस्तेमाल करें, क्योंकि दोनों मीडियम ऑलमोस्ट एक जैसे हो चुके हैं और एक दूसरे के भाई बहन होना जरूरी है, और तभी जाके बात आगे बढ़ेगी। तो ये सबसे बड़ा चेंज है मुझे लगता है कि जो मैं कड़क में लेने वाला हूँ सुबह 7 से 11। वैसे भी आजकल लोग ऐसे आदी हो गए, 8-9 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑफिस भी नहीं जा रहे हैं। तो उनके लिए मैं ऑडियो विजुअल दोनों लाने वाला हूं। बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं बताता है कि वक्त की जो चाल है या बदलता जो माहौल है उस पर कितनी पैनी नजर रखे हुए हैं आरजे सलील। लेकिन इस पूरे ग्लोबल पैंडेमिक में अगर हम बात करें तो लोगों की उम्मीद जगाए रखने के लिए और पर्सनल फ्रंट पे अगर मैं देखूं तो आप अपडेट्स देने के लिए बहुत मुश्किल है। आजकल की इंफॉर्मेशन का इतना बराज है, उसमें से चुन के लोगों तक बहुत ही बेहतर चीजें पहुंचाना, एक्टिविटीज भी बहुत करनी होती है। कुछ खास तैयारी करते हैं अपने आप को इस तरह से बूस्टअप करने के लिए, अपने आप को इस तरह से काम के लिए या लोगों तक बेहतर जानकारी पहुंचाने के लिए? आई थिंक एक चीज जो हर किसी ने कर ली है वो योगा को काफी रीडिस्कवर, तो उसकी वजह से मुझे लगता है जो क्लैरिटी और विजन आई है बहुत लोगों की, बहुत जबरदस्त हो गया है। देखिए, इन्फॉर्मेशन तो पहले भी उतना ही आता था, फर्क सिर्फ ये होता था आप स्क्रॉल अप ज्यादा करते थे। अब क्योंकि समय ज्यादा है आपके पास, तो आपके फोन पर स्क्रॉलिंग बड़ी धीरे धीरे होती है। तो मेरे हिसाब से लोगों को मैं ऑलवेज ये बोलता है शो पर, आपके ऊपर आपको कितना पैनिक करना है, आपको कितना एंग्शियस होना है, आपको कितनी एंग्जाइटी अपनी लाइफ में लानी है। अगर आपका मन करे तो अगर आपने 1 घंटे फोन बंद कर दिया ना और थोड़ा सा क्रिकेट खेल लिया या खाना बना लिया या योगा कर लिया, जिंदगी कोई चेंज नहीं होती है। हमारी लाइफ में पहले जो था हर एक सेकंड की अहमियत होती थी, अब मुझे लगता है कि अब घंटों घंटों में हम बात कर सकते हैं, क्योंकि 1-2 घंटे अगर कुछ नहीं भी किया ना अभी, तो दुनिया कोई आगे नहीं चली जाएगी। तो आई थिंक ये पॉजिटिविटी की लहर मैंने अपनी लाइफ में भी लेके आया हूं और मैं शो पर भी लेके आ रहा हूं, और पिछले 3-4 महीने से घर पे बैठ के भी जब शो कर रहा था तो यही हम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलील, और वाकई आपकी जो बातें हैं वो स्टूडियो में यहां तक मुझे पॉजिटिविटी दे रही हैं, और एक वाइब जो आपकी है, एक एनर्जी जो आपकी है वो पूरी तरह से हमें चार्जअप कर रही है। और मैं तो ये शो जरूर देखने वाला हूं और अपने दर्शकों को भी कहूंगा कि जरूर ये शो सुने। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो एक तरह से कहते हैं ना कि अपनी बेहतर आदत के लिए, अच्छा सुनने के लिए आपको ये शो देखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आरजे सलील हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इधर वीकली एक्सपायरी के दिन आज शेयर बाजार शानदार तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 409 अंकों की उछाल के साथ 36,737 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 108 अंक बढ़कर 10,813 के लेवल पर बंद हुआ।